ज़िशान शरीफ फ्रॉम अल्फनान कलडस का। आज जो हम बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 26 से सब मेजर इकोसिस्टम, और टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उनको देखेंगे, जैसे व्हाट इज लेयरिंग, गिव वन एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेरीज एंड सवाना, गिव प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, व्हाट इज एवरेज रेनफॉल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है वो यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। आपको पता है कि इस चैप्टर में सिर्फ शार्ट क्वेश्चन आने हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, तो इसलिए हमने जितने भी टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो शार्ट क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए करने हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को, द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देखनी है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी, कि पाकिस्तान में ये कहाँ पे प्रेजेंट है और इंटरनेशनली ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ में गिलगित, कश्मीर, वज़ीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात। अगर इंटरनेशनली बात करें तो ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाते हैं, यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स में, मतलब कि जहाँ पे यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज मिल रही होती हैं। यूरोप और एशिया हम दोनों को कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रासलैंड पाए जा सकते हैं। आगे नेक्स्ट पहले मेंशन किया कि इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है प्रेरीज एंड सवाना, इनका डिफरेंस पूछते हैं। पहले हमने बात करना अगर अर्थ की, तो उसमें अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल एरिया कौन सा और टेम्परेट एरिया कौन सा है। ट्रॉपिकल एरिया वो एरिया जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, और टेम्परेट एरिया जहाँ पे गर्मी या टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना इतना ज़्यादा ना इतना कम। तो ऐसी ग्रासलैंड जिसमें कोई भी वुडी प्लांट ना हो उसको हम कहते हैं प्रेरीज। ठीक है, और ऐसे ग्रासलैंड जहाँ पे वुडी ट्रीज पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सवाना। तो इसको हमने अब डिस्कस करना है। Grassland present in temperate climates are also called prairies, such as prairies of North America, Pampas of Argentina. Pampas किसे कहते हैं, मैदानी इलाका, अर्जेंटीना ये कंट्री का नाम है। These grassland do not have woody plants, so they are known as prairies. But the grassland in tropical climates have woody trees and are called savanna. और ऐसे grassland जहाँ पे woody trees present होते हैं हम इसको हम कहते हैं savanna। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट हमने रेनफॉल देखना है ग्रासलैंड का। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो मोस्टली ये स्वेयर ड्रॉट्स मतलब कम ही होती है बारिश। अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो कितनी हो सकती है, 250 टू 750। ठीक है, और अगर हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें जो इस एरिया में पाई जाती है तो वहाँ पे 1500 मिलीमीटर मतलब कि 60 इंचेस 60 इंच तक बारिश हो सकती है। अगर हम प्लांट लाइफ की बात करें जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है तो डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी हैं, ग्रेमिनोइड्स, ये ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा कंपोजाइट्स, लिग्यूम मतलब कि फलीदार प्लांट जो होते हैं वो वाले, और दूसरे हर्बेशियस जड़ी बूटियाँ पाई जा सकती हैं इस ग्रासलैंड में। अगर हम लेयरिंग की बात करें तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेयरिंग क्या होती है। लेयरिंग जैसे कि हमने लेवल्स बनाने होती हैं, तह बनानी होती है। अब ग्रासलैंड में हम लेयरिंग किस बेस पे करेंगे, हम बेस करेंगे वैरायटी ऑफ ग्रासेस के, किस तरह की ग्रासेस पाई जाती हैं। कुछ ऐसी ग्रासेस हैं जो टाल हैं, कुछ मिड हाइट वाली हैं, कुछ छोटी हाइट वाली, तो इस बेस पे ये तय हुई है। तो आपने लेयरिंग को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो टॉल ग्रासेस हैं वो कौन सी लेयर बना रही है। तो सबसे पहले जो लेयर है वो टॉल ग्रासेस बना रही है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है एंड्रोपोगोन एंड पेनिकम, ये फर्स्ट लेयर बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करना है मिड हाइट ग्रासेस वाली, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है स्टाइफा, स्पोरोबोलस और इजॉप्सिस, ये वाले सेकंड लेयर बनाते हैं। अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो वो कौन से ग्रासेस बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है पोया और ब्रोमिस। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि कौन सा ग्रास की साइड वाला कौन सी लेयर बना रहा है। अगर हम सॉइल कंडीशन की बात करें तो ग्रासलैंड में लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई वेपोरेशन, मतलब यहाँ पे बारिशें कम होती हैं और वेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझने वाली है। हमें पता है कि जो ग्रासेस हैं, जो ग्रास है उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनकी जो रूट्स की डेप्थ है ज़मीन के अंदर पेंटेशन वो भी बिल्कुल कम होती है। तो वो एरिया जहाँ पे ग्रासेस की रूट्स प्रेजेंट होती हैं वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती हैं, लेकिन उससे नीचे जो सोइल होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और इम्परमेबल होती है और हाई सैलिनिटी वाली होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ पे जो लेयर्स हैं वो मॉइस्ट हैं, लेकिन उससे नीचे जो सोइल है वो इम्परमेबल है और एक्सेसिव सैलिनिटी वाले, वहाँ पे पानी बहुत कम है, ड्राउट ज़मीन है। अगर हम एनिमल लाइफ की बात करें कि ग्रासलैंड में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, अगर हम हर्बीवोर्स की बात करें तो वो डोमिनेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बताऊँ हम ग्रासलैंड को डिस्कस कर रहे हैं और ये हर्बीवोर्स ग्रास को खाते हैं। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें तो मोस्टली ग्रास ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और वो हर्बीवोर्स से कम्पीट करते हैं प्लांट सब्जे के लिए। ठीक है, फॉलेज मतलब लिखा होगा।
तो ये हर्बीवोर्स है, ये भी घास खाते हैं, ग्रास ऊपर वो भी घास को खाते हैं। तो ये आपने याद रखना है सेंस में। अगर हम प्रीडेटर्स की बात करें तो कौन कौन से प्रीडेटर वहाँ पे पाए जा सकते हैं, तो उनमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, उसके अलावा लिजर्ड, टोड्स, ये तो सारे एनिमल वहाँ पे पाए जाते हैं जो एज ए प्रीडेटर होते हैं। अगर हम डिकम्पोजर की बात करें जिसके ऊपर एक इकोसिस्टम बेस कर रहा होता है, अगर डिकम्पोजर ना हो तो इकोसिस्टम स्टेबल ही नहीं रह सकता, क्योंकि डिकम्पोजर ने ही डेड एनिमल की डिकम्पोजिशन करनी होती है, उनकी एनिमल में से न्यूट्रिएंट्स निकाल के उनकी बॉडी में से सॉइल में डालने, और वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा प्लांट यूज़ करते हैं और ये पूरी फूड चेन चलती है। तो डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पे डिकम्पोजर कौन कौन से हैं, उसमें हम बात करेंगे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स, फंजाई, आगे सारी फंजाई हैं, मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन करवाती हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट फंजाई भी इसमें इंक्लूड होगी। अगर हम लार्ज एनिमल्स की बात करें तो उसमें ज़ेब्रा वगैरह, हॉर्सेस वगैरह सारे इंक्लूड होंगे। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, ठीक है, कि ग्रासलैंड में एनुअल प्रोडक्शन कितनी होती है, जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो वो कितनी है 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एनुअली, हर साल इतनी होती है। अगर हम सब ह्यूमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो वहाँ पे 4000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ये ग्रासलैंड एनुअल प्रोडक्शन है वहाँ पे। अब जो प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है, जो बायोमास बन रहा है, ठीक है, उसमें ग्रेजिंग एनिमल जो उसको खाते हैं वो कितना एनुअली इसको खा सकते हैं। तो अगर हम एवरेज निकालें ना, टोटल साल में 5 से 10% जो ग्रासेस हैं वो हर्बीवर्स खा सकते हैं, रिमेनिंग 90% सॉइल पे रहती है। इसके अलावा अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो भी इक्वल अमाउंट, मतलब इतना 5 से 10% वो भी ग्रास को खा लेते हैं, लेकिन रिमेनिंग सारा का सारा उधर सॉइल पे रहता है। अगर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो सबसे पहले अगर हम नेचुरल ग्रासलैंड की बात करें तो उसको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसके अलावा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, मतलब कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की खुराक के तौर पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साइड इफेक्ट है ओवर ग्रेजिंग का, जो हमने डिस्कस करना है कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो, बहुत ज़्यादा जो ग्रास है वो खाई जाए, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, और खाई भी इस तरह जाए कि ग्रासेस को रूट समेत खाया जाए, तो उससे क्या होगा कि आस्ता आस्ता उस एरिया में जो ग्रासेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो नीचे सॉइल होगी वहाँ से पानी एवेपोरेट हो जाएगा, और वो जो सॉइल है, वो जो ज़मीन है वो ड्राई हो जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ग्रासलैंड ख़त्म। और मोस्टली बहुत सारे ग्रासलैंड हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट हुए हैं इस चीज़ के जरिए कि वहाँ पे कंप्लीटली ग्रास को खा लिया गया, और वो एरिया में पानी वेपरेट हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। और वो प्रोसेस जिसमें ग्रासलैंड डेजर्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन के, जहाँ पे फर्दर वेजिटेशन नहीं होती। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।